नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में कोविड पर नजर में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। वैश्विक महामारी कोरोना से जंग जारी है। भले ही देश में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हों, लेकिन लोगों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिल रहा है और अब ये बढ़कर करीब 34% हो गई है। देश में अगर बात करें कोरोना संक्रमण की, तो कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 51,401 है और देश में अब तक संक्रमित लोगों में से 27,919 लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। ये संकट का काल है। इस महामारी से उबरने के लिए सरकारी प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं, लेकिन इसके साथ ही जरूरी है हमारी आपकी इस जंग में सजगता और हमारी आपकी भागीदारी, और इससे हम इस जंग को जल्दी से जल्दी जीत सकेंगे। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि इस कोरोना संकट के दौर में आपकी भागीदारी और सजगता इस लड़ाई को और मजबूती कैसे प्रदान करेगी। आज हम बात करेंगे कोरोना के बेहद मामूली लक्षणों यानी प्री सिम्टोमेटिक कंडीशंस की, होम आइसोलेशन के नए दिशा निर्देशों की, और बात करेंगे अपने विशेषज्ञ मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर NN माथुर, जो कि निदेशक हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में, और डॉक्टर DK शर्मा हैं हमारे साथ, जो कि चिकित्सा अधीक्षक हैं एम्स दिल्ली में। हम अपने विशेषज्ञ मेहमानों की राय जानेंगे, लेकिन आइए देखते हैं कि अगर कोरोना संबंधी मामूली लक्षण यानी प्री सिम्टोमेटिक कंडीशन आती है तो क्या करना चाहिए मरीज के देखभाल करने वाले परिचारक को, और क्या कुछ करना चाहिए मरीज को। अगर रोगी के देखभाल करने वाले परिचारक की बात करें तो मास्क लगाना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। रोगी के कमरे में देखभाल करने वाले व्यक्ति को 3 लेयर का मास्क पहनना जरूरी है। मास्क के आगे के भाग को कतई न छुएं, ये स्पष्ट है, ये दिशा निर्देश है, क्योंकि आप संक्रमित हो सकते हैं। मास्क अगर गीला हो जाए तो मास्क को तुरंत बदल दें। ये दिशा निर्देश हैं रोगी की देखभाल करने वाले केयर गिवर्स की। उपयोग में आने के बाद मास्क को सुरक्षित तरीके से फेंकें और हाथ को अच्छे तरीके से धोएं। जब मरीज की तीमारदारी में हो तो हाथों से अपने चेहरे, नाक और मुंह को कतई न छुएं। बीमार व्यक्ति के अगर साथ हैं तो हाथों की सफाई पर विशेष ध्यान दें। मास्क लगाना अगर जरूरी है तो हाथ साफ रखना भी बेहद जरूरी है। भोजन बनाने और खाने के पहले और बाद में हाथों को कम से कम 40 सेकंड तक साफ करें। शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद या फिर जब भी हाथ गंदा दिखे तो हाथों को अच्छे तरीके से साफ करें। हाथ साफ करने के लिए साबुन और पानी को कम से कम 40 सेकंड तक अच्छे से हथेली के हर ओर रगड़ें। अगर हाथ बहुत गंदे नहीं दिख रहे हैं तो अल्कोहल मिला हुआ हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है, हाथ साफ रखना बेहद ज़रूरी है। साबुन पानी से हाथ धोने के बाद हाथों को डिस्पोजेबल पेपर या टिश्यू पेपर से सुखाएं। अगर डिस्पोजेबल टॉवल ना हो तो हाथ पोंछने के लिए निकाले गए स्पेसिफिक अलग से निकाले गए तौलिए से हाथ को सुखाएं और गीला होने पर बदल दें। रोगी के शरीर से तरल पदार्थ से सीधे संपर्क में आने से बचें, और साथ ही साथ विशेष रूप से ये जो स्राव होए, अगर ये मौखिक है या फिर सांस लेने से है, ये दोनों तरीके के स्राव से बचें। और रोगी के देखरेख के दौरान या फिर उसे संभालते समय, केयर करते समय डिस्पोजेबल दस्ताने का ज़रूर उपयोग करें। दस्ताने को हटाने से पहले और बाद में दोनों हाथ की अच्छे से सफाई करें। रोगी के आसपास इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों से बचें और अपनी चीज़ों को प्रदूषित होने से बचाएं, जैसे कि सिगरेट या फिर इसका लेन देन न करें। खाने के बर्तन, भोजन, पेय पदार्थ या इस्तेमाल किए गए तौलिए या फिर चादर, इन सबको साझा ना करें। रोगी को उनके कमरे में ही भोजन उपलब्ध कराएं। रोगी द्वारा इस्तेमाल किए गए बर्तन को हाथों में दस्ताना लगाकर साबुन से अच्छे से धुलें। ये जो तीमारदार हैं, जो देखरेख कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है। रोगी के बर्तन हाथ धुलने के बाद हाथों से दस्ताना हटाकर हाथों को अच्छे तरीके से साफ करें। रोगी के कमरे को साफ सुथरा रखें। बिस्तर की चादरें, आसपास सफाई करते समय 3 लेयर वाला मास्क और हाथों में दस्ताना ज़रूर पहनें। साफ सफाई के बाद दस्तानों को निकालने से पहले और बाद में दोनों स्थितियों में हाथों को धुलें। रोगी की देखरेख कर रहे व्यक्ति को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, अगर वो जब संपर्क में आते हैं तीमारदारी के वक्त, कि मरीज समय पर दवाइयाँ ले रहा है और इलाज के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम हैं, उनका कड़ाई से अनुपालन कर रहा है। रोगी की देखरेख करने वाले व्यक्ति या फिर रोगी के नज़दीक संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि वे अपने सेहत पर भी बराबर नज़र रखें। हर रोज़ अपना टेम्परेचर लें, तापमान लेते रहें
और अगर कोई ऐसे लक्षण दिखते हैं, कोविड संक्रमण के लक्षण दिखते हैं, जैसे बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ, तो तुरंत चिकित्सक को सूचित करें और संपर्क चिकित्सक से करें। हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर एन माथुर जी जो कि निदेशक हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के, और साथ ही साथ DK शर्मा जी चिकित्सा अधीक्षक हैं आप एम्स में। सबसे पहले एन माथुर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों में बड़ी इस बात को लेकर गलतफहमी है कि अगर उनको बुखार हो गया, आज जो ये पूरा दौर चल रहा है, तो वो घबरा जाते हैं, कहीं वो कोरोना संक्रमित नहीं हो गए हैं। जनरल फ्लू, सामान्य तरीके के बुखार और कोरोना संक्रमण के जो लक्षण हैं, उनमें किस तरीके से आम आदमी डिफ्रेंशिएट कर सके? जी, ये डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है कि किसी और फ्लू का कोई कारण हो और कोरोना का कारण हो, तो उस दोनों में डिफ्रेंशिएट करना। लक्षण करीब करीब बराबर ही होंगे, एक जैसे होंगे, एक्सेप्ट कि जब कोरोना का जो क्लासिकल कार्डिनल सिम्टम्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें सूखी खांसी और ब्रेथलेसनेस, वो सांस फूलना या फिर सूखी खांसी होना, ये सीवियर केसेस में या जैसे केस प्रोग्रेस करता है वो आ जाते हैं। जबकि अदर जो दूसरे फ्लू के कारण हैं, उसमें नाक बहना और फेस पे जकड़न होना और दर्द होना, ये सब कारण ज़्यादा, ये सब लक्षण ज़्यादा होते हैं। तो बट फिर भी दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आसान नहीं है। और यही नहीं, अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, अब हम एक और फेज़ में भी जा रहे हैं जिसमें कि हमारे पास डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया, ये 3 के केसेस भी बढ़ेंगे। तो वो भी काफ़ी उसमें कन्फ्यूजन करेंगे कि ये कोरोना की वजह से है या फिर ये इन सब चीज़ों की वजह से है। डॉक्टर शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, जो प्री सिम्टोमेटिक कंडीशंस बताई जाती हैं वो क्या है? मतलब जब आदमी को ये आशंका दिखे कि उसको संक्रमण हुआ है। देखिए, प्री सिम्टोमेटिक का मतलब यह है कि मरीज को बीमारी के कोई लक्षण नहीं हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसको इन्फेक्शन हुआ है। अगर आप देखें, फिर एसिम्टोमेटिक और प्री सिम्टोमेटिक में क्या अंतर होगा, ये भी बता दें। दोनों एक ही होंगे। अच्छा। प्री सिम्टोमेटिक है कि सिम्टम होने से पहले, एसिम्टोमेटिक है कि पेशेंट को सिम्टम नहीं आए हैं। जी। देखिए, सबसे एक जो भी ये महामारी हुई है, इसमें जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में जो है ये अच्छी बात एक हुई है कि हमारे अधिकतर जो मरीज हैं वो या तो माइल्ड केसेस हैं या एसिम्टोमेटिक हैं या प्री सिम्टोमेटिक कहें आप उसको, और बहुत कम ऐसे हैं जिनमें कि मॉडरेट काइंड की इलनेस है और जिनको ICU की आवश्यकता पड़ी है, वो तो बहुत ही कम है जी। तो जो ये माइल्ड प्री सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, ऐसे केसेस के लिए जहां हम पहले एडवाइस करते थे कि इनको जो है एक कोविड केयर सेंटर में आइसोलेशन की जाए, तो अब नई गाइडलाइंस के हिसाब से हम उनको जो है होम आइसोलेशन भी एडवाइस कर रहे हैं। तो अगर घर में सुरक्षित माहौल है और घर में ज़रूरी जो रिक्विसिटीज़ हैं वो बेहतर हैं, तो उनको कोरोना केयर सेंटर या कोविड हॉस्पिटल जाने की कतई ज़रूरत नहीं, वो घर में अपने आइसोलेशन में रह सकते हैं। बिल्कुल, यही इसका मतलब है। लेकिन उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट हैं। प्री रिक्विजिट यह है कि पहली बात तो ये कि मरीज और उसके रिश्तेदार के अंदर जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेनी पड़ेगी कि हाँ, मैं घर के ऊपर रहकर अकेले रहूँगा और अकेले जो है रहकर ताकि दूसरों को संक्रमित होने से बचा सकें। और दूसरा यह है कि उनके घर में जो है उस तरह की एक फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए कि अलग अलग कमरा जो है जिसमें कि मरीज को आइसोलेट किया जा सके, तो वो भी होना आवश्यक है। और तीसरी बात यह है कि जो आपने अपने दिशा निर्देशों में बताया कि एक ऐसे मरीजों को केयर गिवर जो है कि जो कि उनका ध्यान रखे ताकि मरीज को जो है कमरे से बाहर ना आना पड़े, तो वो भी ज़रूरी है। तो ये सब अगर है तो माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के अंदर जो है ये होम आइसोलेशन प्रेफर्ड है। जी। डॉक्टर माथुर, आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों में बड़ा भय है, मतलब बीमारी के नाम से ही लोग घबरा जाते हैं। अब जैसा कि डॉक्टर शर्मा बता रहे हैं कि अगर वो प्री सिम्टोमेटिक हैं तो वो घरों में अपने रह सकते हैं, अगर उनकी पूरी परिचारक या उनकी देखभाल करने वाला व्यक्ति उन सारे प्रोटोकॉल्स का, दिशा निर्देशों का पालन करता है। ये जो हमने अभी दिशा निर्देश दिखाए, जिस तरीके से कि वो हाथ मास्क लगा के रखे, हाथों को धुल के रखे, उनसे जो सेक्रेशन हो रहा है या जो स्राव हो रहा है, चाहे वो नाक से हो चाहे वो सांस से हो, उन सब से बचें। तो अगर जो भी हमने ये दिशा निर्देश, अगर इसको कोई कड़ाई से पालन करता है, तो आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि वो होम आइसोलेशन की स्थिति में
पूरा की पूरी अपनी मियाद पूरी कर सकेगा और इतनी सीवियर कंडीशंस नहीं आएंगी। वैसे ये प्रीमेच्योर सवाल है, लेकिन ये पूरी तरीके से गाइडलाइंस अगर फॉलो होती हैं तो बेहद सफल तरीके से वो आदमी कारगर हो सकता है। जी, ये पूरी दिशा निर्देश जो आपने बताए वो अगर लोग पालन करें तो वो घर में सेफ तरीके से आइसोलेट हो सकते हैं। इसमें एक चीज़ देखने की ये है कि जी। वैसे हम लोग कह रहे थे कि आप 20 सेकंड तक हाथ धोएं, यहाँ पे उसको बढ़ा के 40 सेकंड किया गया है। जी। वैसे हम कहते हैं कि आप कोई भी फेस कवर लगा सकते हैं। यहाँ पे केयर गिवर को 3 लेयर फेस मास्क लगाने को कहा गया है। वैसे हम कह रहे थे कि जी। जनरल पॉपुलेशन में कोई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या कुछ लेने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे केयर गिवर को और जो नज़दीकी संपर्क में आ रहे हैं उनको उसका प्रोफाइलैक्सिस दिया गया है। जी। हम चर्चा जारी रखेंगे आप दोनों खास मेहमानों से, लेकिन हम आइए एक बार ये देखते हैं कि रोगी की देखभाल करने के जो दिशा निर्देश हैं उनके साथ ही साथ कुछ मरीजों को भी इस बारे में दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि वो क्या कुछ ध्यान रखें। अगर कोई होम क्वारंटाइन में है या होम आइसोलेशन में है तो मरीजों की अगर बात करें तो मरीजों को पूरी तरीके से अपने घर में रहना चाहिए। मरीजों को हर समय 3 परत वाले मेडिकल मास्क का प्रयोग करना चाहिए और प्रयोग 8 घंटे बाद इसे बदल देना चाहिए। मास्क अगर गीला हो जाए या ज़्यादा गंदा हो जाए तो इसे तुरंत बदल देना आवश्यक होता है। मास्क को फेंकने से पहले 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड विलयन से रोगाणु मुक्त इसे डिसइंफेक्ट करें और सुरक्षित जगह पर फेंकें। मरीजों को घर में एक तय कमरे में ही रहना चाहिए। घर से दूसरे सदस्यों से उन्हें पूरी तरीके से दूर रहना चाहिए। घर के जो सदस्य हाइपरटेंशन, दिल या किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं या फिर बुजुर्ग हैं, उनसे विशेष तौर पर दूरी बनानी चाहिए। मरीजों को पूरा आराम करना चाहिए और शरीर में पानी का स्तर बनाए रखने के लिए उन्हें बार बार पानी भी पीना चाहिए। सांस लेने के जो आचार व्यवहार तरीके हैं उनका वो पालन करें। काफ़ी तेज़ी से खांसी न करें, काफ़ी तेज़ी से छींक न करें। हाथों को अक्सर धुलते रहें। हाथों को 40 सेकंड तक बार बार साबुन से धुलें और एल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र का भी उपयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने निजी सामान यानी इस्तेमाल में आने वाले सामान किसी घर के अन्य व्यक्ति से साझा न करें। ऐसी चीज़ें जिन्हें उन्होंने छुआ है, लैपटॉप, टैबलेट या दरवाजे की चिटकिनी, इन सबको सैनिटाइज करें और मरीजों को चिकित्सा निर्देशों का कठोरता से पालन करना बेहद ज़रूरी है। दवाओं को समय से लें, हर रोज़ अपना तापमान लें और स्वयं ही अगर उनके बीमारी के लक्षण कुछ बिगड़ते हैं तो इसकी तुरंत सूचना डॉक्टर्स को दें। तो ये दिशा निर्देश हैं मरीजों के लिए। डॉक्टर शर्मा, ये हमने कुछ दिशा निर्देश दिखाए मरीजों के लिए। मैं एक बार आम आदमी की तरह जानना चाहूँगा कि क्या पूरी तरीके से आश्वस्त आदमी हो, अगर वो प्री सिम्टोमेटिक है, वो कतई अस्पताल ना भागे, कतई वो कोविड सेंटर ना जाए, हॉस्पिटल ना जाए, वो शुरुआती दिनों में अपनी स्थिति का आकलन करते हुए सेल्फ होम आइसोलेशन में रह के इन दिशा निर्देशों को पालन करें, पूरी तरीके से वो आश्वस्त रह सकता है, क्योंकि लोगों में भय है। ये दिशा निर्देश है तो वो कतई उसको डरने की बात नहीं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये बीमारी जो है ये हाईली इन्फेक्शियस ज़रूर है कि एक से दूसरे में फैलती बहुत तेज़ी से है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे देश में पर्टिकुलरली ये बहुत माइल्ड फॉर्म में है और 80 से 85% जो पेशेंट हैं वो या तो एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक हैं जी। तो ऐसे में जो है अननेसेसरी अस्पताल पहुंचकर आप जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को भी ओवरबर्डन कर रहे हैं और प्लस जो है उसका कोई लाभ नहीं है जी। क्योंकि बेसिक पर्पस क्या है कि आपको अपने आप को ठीक करना है, प्लस आपके आसपास के जो लोग हैं उनको इन्फेक्शन देने से बचाना है, और ये दोनों ही काम जो है घर पे रह के पर्टिकुलरली माइल्ड केसेस में बहुत अच्छे से अचीव किए जा सकते हैं जी। डॉक्टर माथुर, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ घर में बुजुर्ग होते हैं या फिर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके मरीज अगर कोरोना संक्रमित होते हैं तो उन पे वो ज़्यादा दुष्प्रभाव दिखाता है या फिर ज़्यादा घातक हो जाता है। वो कौन कौन से लोग हैं जिनको अगर कोई घर में आइसोलेशन में है, घर में कोई क्वारंटीन है, तो कौन कौन से मरीज अगर घर में हैं वो अपना खास एहतियात रखें? तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं वो घर में अगर हैं और कोई होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेट होता है तो उनसे उनको बचाना चाहिए। तो फेस मास्क प्रेफरेबली अगर दोनों ही एक घर में हैं दोनों को लगाना चाहिए। जो बुज़ुर्ग हैं उसको भी वो भी लगाएं
हो सके तो, और जो मरीज़ है वो तो वो भी लगाए। और अगर कोई घर में ऐसा भी मरीज़ है या जो संक्रमित है वही मरीज़ डायलिसिस पे है, या कोई व्यक्ति घर में ऐसा है जिसको कोई कैंसर है या कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे है या स्टेरॉइड्स पे है, तो उसको ये एहतियात बरतनी पड़ेगी कि वो संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक ना आए, वो उस कमरे में ना जाए, और फेस मास्क ज़रूर लगा के रखें। जी, डॉक्टर शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ऐसे अगर कोई घर में सेल्फ आइसोलेशन में है या क्वारंटीन में है, होम आइसोलेशन में है, तो कैसे और क्या कुछ लक्षण अगर उसमें दिखते हैं तो वो अस्पताल में या फिर चिकित्सक से संपर्क करे या फिर कोविड सेंटर पर जाए? किन कंडीशंस में, किस ग्रेड में आने के बाद उसको तुरंत अस्पताल से संपर्क देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो एसिम्प्टोमेटिक कहा हमने या प्री सिम्प्टोमेटिक कहा, तो उसमें तो कोई लक्षण होंगे ही नहीं जी। फिर उसके बाद तो है उसमें माइल्ड। वो फिर आइसोलेशन में क्यों जाए? यानी कि अगर उसको थोड़ी बहुत खांसी, जुकाम, सर्दी या इस तरीके की स्थितियां होती हैं तो वो चला जाए, या फिर किन कंडीशंस में home जो isolation अभी में? हम बात कर रहे थे प्री सिम्प्टोमेटिक की, दैट मीन्स सिम्टम होने से पहले, जी। या एसिम्प्टोमेटिक जिनको सिम्टम नहीं है, जी। उनको आइसोलेशन में इसलिए जाने की ज़रूरत है ताकि वो बाकी लोगों को, अपने आसपास के कॉन्टैक्ट्स को इन्फेक्शन ना दे संक्रमित ना पाएँ करें। और यह संक्रमण ना फैले। जहाँ तक माइल्ड सिम्टम्स की बात है, तो माइल्ड सिम्टम होंगे जैसे बुखार होगा, कुछ खांसी जुकाम जैसे लक्षण होंगे, तो उसको जो अपना ध्यान रखना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है पेशेंट को। उसके अलावा सिम्टम्स जो हैं, अगर मान लीजिए कि सांस लेने में कोई तकलीफ़ होती है जी। या छाती में कुछ भारीपन या कुछ दर्द होता है, या फिर जो है कुछ अल्टर्ड कॉन्शियसनेस बोलते हैं हम, जी। या जो है होंठ या जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा नीला सा लगने लगे, नीली धारियाँ तो आ ये जाएं, कुछ जी। सिम्टम हैं कि ऐसे के अंदर, या फिर उनका जो डॉक्टर जिससे वो सलाह ले रहे हैं तो वो कुछ एडवाइस करता है, तो उस कंडीशंस में उनको जो है फिर डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में जाना चाहिए। डॉक्टर माथुर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई होम आइसोलेशन में गया या होम क्वारंटीन है, फिर उसका क्या मेडिकल प्रोसेस या प्रोटोकॉल होता है? वो क्या दवाएं ले या क्या दवाएं लेता है, या फिर उसकी दिनचर्या क्या होती है मेडिकली? देखिए, दो तरीके के लोग होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में होंगे। एक तो वो जो कि बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक थे और वो कोई कोविड केयर हॉस्पिटल में गए ही नहीं, जी। जो कि अब संभव है सेंट्रल गाइडलाइंस जो 10 मई को आई हैं। जी। लेकिन ज़्यादातर मरीज वो होंगे जो कि 10वें दिन पे फ्रॉम दीज सेंटर्स आइदर या तो कोविड केयर सेंटर या फिर कोविड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। 10वें दिन पे डिस्चार्ज होने के बाद वो 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहेंगे और या होम आइसोलेशन में रहेंगे। वो इसलिए रहेंगे क्योंकि अब डिस्चार्ज पॉलिसी में थोड़ा चेंज आया है। जी। पहले डिस्चार्ज पॉलिसी ऐसी थी कि हम उसका RT-PCR टेस्ट करते थे और वो जब नेगेटिव आता था तभी उसको डिस्चार्ज कर सकते थे। जी। लेकिन अब हमारे पास काफ़ी डेटा आया है और उसके मुताबिक ये पॉलिसी बनाई गई है कि हम 10वें दिन पे बगैर किसी टेस्ट के पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। 7 दिन उसको क्वारंटाइन में रखेंगे, तो वो 7 दिन होम आइसोलेशन में रखेंगे जी। वो, और 7 दिन के बाद वो मरीज़ जो है वो बिल्कुल फ्री है कहीं पे भी जाने के लिए। तो ये 7 डेज़ का पॉलिसी जो जिसमें हम हर एक मरीज़ जो भी दाखिल होगा वो भी आइसोलेशन में जाएगा, और जो दाखिल नहीं हुआ है एसिम्प्टोमेटिक था वो तो 17 दिन ये होम क्वारंटाइन में रहेगा। जी। और कुछ ऐसे है कि क्या कुछ 10 दिनों तक उसको बुखार ना हो, जो गाइडलाइंस जो आप बता रहे हैं उसको जी, आप ये सारी सिम्टम बेस्ड गाइडलाइंस हैं। इसमें RT-PCR टेस्ट की अहमियत कम है, इस चीज़ की ज़्यादा है कि वो सिम्टम फ्री कितने दिन रहा। तो वो 10 दिन जो है वो सिम्टम फ्री रहा हो, जिसमें 3 दिन तो उसको बिल्कुल बुखार नहीं आया हो, जी। तब वो डिस्चार्ज के काबिल है और होम आइसोलेशन के लिए वो फिट है। और जो दूसरा व्यक्ति जो कि जिसको कोई सिम्टम थे ही नहीं, जो प्री सिम्टोमेटिक था, जस्ट उसका RT-PCR टेस्ट एक बारी पॉजिटिव आया, वो होम आइसोलेशन के लिए वो क्वालिफाई करता है। लेकिन कुछ स्टेट गाइडलाइंस जो हैं वो थोड़ी सख्त हैं सेंट्रल गाइडलाइन से, जो कि हो सकती हैं। जी। आप वो प्रॉक्सिमल एंड पे जिसको हम बोलते हैं, वो गाइडलाइंस कैन बी स्ट्रिक्टर। सो कुछ कहीं गाइडलाइंस स्ट्रिक्टर हैं जिसमें कि होम आइसोलेशन इवन प्री सिम्टोमेटिक को
रिकमेंड नहीं किया गया है। जी डॉक्टर शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो वैश्विक स्तर पर अमेरिका जैसे देशों में, बहुत सारे विकसित देशों में या यूरोप के देशों में जो मृत्यु दर रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। बेहद अच्छी बात यह है कि अपने देश में मृत्यु दर बेहद कम है उन देशों के कंपेरेटिवली, अगर देखें तुलनात्मक तरीके से। लेकिन लोगों में भय है, बहुत अनप्रेसिडेंटेड तरीके से या फिर सदियों में इस तरीके से कोई बीमारी आई है। अब इसमें जो भय वाला जो फैक्टर है वो कितना लोगों के मन से निकाले जाने की ज़रूरत समझ में आती है, चाहे वो दिशा निर्देश हो, चाहे वो सरकारी प्रयास हो, चाहे वो गैर सरकारी प्रयास हो, क्योंकि हर बुखार जरूरी नहीं है कोरोना हो, हर संक्रमण जरूरी नहीं है कि वो जानलेवा हो। किस रूप में इसको आप देखते हैं कि पैनिक फैक्टर वो कम हो लोगों? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि ये पैनिक फैक्टर जो है इसको कम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैंने अभी बताया कि ये बीमारी हाईली इन्फेक्शियस ज़रूर है, लेकिन कोई ऐसी सीरियस बीमारी नहीं है। और ये पैनिक क्रिएट करने में मैं काफ़ी हद तक जो है मैं सोशल मीडिया को दोष दूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया जहाँ पे अच्छी बातें करते हैं तो वहाँ पे ये जो पैनिक का जो वातावरण फैलाया गया है ये शायद उसकी कुछ देन है। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सावधान रहना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, दूसरों को प्रोटेक्ट करना है कि ना तो हम इन्फेक्शन किसी से लें, और अगर हम जो है प्री सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक कैरियर हो सकते हैं तो हम किसी और को इन्फेक्शन ना दें। लेकिन एट द सेम टाइम डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो 80 से 85% मरीज जो हैं वो या तो माइल्ड होते हैं या एसिम्टोमेटिक होते हैं। 10% के आसपास जो हैं मॉडरेट होते हैं, जिनको कि शायद हॉस्पिटलाइज होकर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़े, और जिनको आईसीयू की आवश्यकता पड़ती है तो वो जो है लगभग 4% के आसपास हैं। और उसमें से भी जहाँ पे बात करते हैं कि मृत्यु की बात करते हैं तो अधिकतर ऐसे मरीजों में की ज़्यादा हुई है जिनको के बीमारी के साथ साथ कोई बीमारी हाँ प्री मॉर्बिड या को मॉर्बिड कंडीशंस ज़्यादा थी। तो एक हेल्दी इंडिविजुअल को जो है इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर माथुर, आपसे जानना चाहेंगे, अब तक का अगर देखें जो कोरोना का चाहे संक्रमण हो देश में, जिस तरीके से ग्राफ चल रहा है, जिस तरीके से लोगों का संक्रमण और रिकवरी रेट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, लोगों को ठीक होने की दर भी बढ़ रही है, मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है दुनिया के अन्य मुल्कों के मुकाबले, किस रूप में देखते हैं? फिर वही कहूँगा कि जिस तरीके से ये भयावह कंडीशन है लोगों के मन में, आश्वस्त हो सकते हैं कि जो भी, चाहे वो सरकारी प्रयास हो, चाहे वो चिकित्सा के उपाय हो, चाहे लोगों की जागरूकता हो, चाहे वो सामाजिक संगठन और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के अपने समन्वित कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, जिस तरीके से संक्रमण, चाहे हमारी आबादी सबसे बड़ी बात थी, हमारी हाइजीन और हैबिट्स सबसे बड़ी बात थी, उसमें कोरोना का संक्रमण किस रूप में देखते हैं कि उतना भयावह रूप नहीं है, और ऐसे में तब जबकि ठीक होने की दर भी दिन ब दिन बढ़ रही? बिल्कुल, हमारा जो देश में अभी तक ये बीमारी चली है उससे एक चीज़ बड़ी डिफरेंट है जो कि और देशों में ऐसा नहीं था जी। वो है कि हमारे देश में जो लोग वेंटिलेटर्स पे जाने की जो दर है और देशों में जो थी वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे देश में। हमारे देश में बहुत कम लोगों को वेंटिलेटरी प्रॉब्लम हुई जी। दूसरा, हमारे देश में लोगों को आईसीयू केयर की भी ज़रूरत कम हुई एज़ कम्पेयर टू दूसरे देशों के मुकाबले। तो ये दो बहुत अच्छी बात है, और इससे और हमें टाइम मिल गया अपनी प्रिपरेशन पूरी करने का, और हमारे को अपने हॉस्पिटल को अपग्रेड करने का जी। तो हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं और देशों के मुकाबले। यानी कि कोई भय की अब पैनिक जैसी कंडीशन नहीं है और लोग काफ़ी तेज़ी से ठीक हो रहे हैं। हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन आइए हम एक बार अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या कुछ कहती है हमारी बाल सेना इस कोविड के दौर में, इस वैश्विक महामारी के दौर में क्या संदेश देती है हमारी बाल सेना। मास्क पहनकर हाथ धोकर इसको हम हराएंगे, कोरोना के वीरों हम फिर से मुस्कुराएंगे, सबसे बढ़कर आगे दुनिया को दिखलाएंगे, कोरोना को खत्म कर आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। जय हिंद। बाबा का कहना है सबको घर पे रहना है, मिलके दिए जला
भगाएंगे। हमें हर 20 मिनट में 20 सेकंड तक साबुन, पानी एवं सैनिटाइजर से हाथ धोते रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, डॉक्टर्स और वैज्ञानिक हमें सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, अतः अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें उनका साथ देना चाहिए और घर पे रहना चाहिए। जो सोचा है करके दिखलाएंगे, इस मुश्किल को मिलकर हराएंगे। भले हैं दूर दूर, चाहे कितने हो मजबूर, पर लड़ना है हमको मिलके। तो बच्चे अगर इतने समझदार हैं तो बड़ों से और समझदारी की उम्मीद की जा सकती है। तो इस वैश्विक बीमारी कोरोना से लड़ाई युद्ध स्तर पर जारी है और यकीन है कि ये जंग हम जरूर जीतेंगे, लेकिन ज़रूरी है हम रोग से डरे, संक्रमित रोगी से पूरा सहयोग करें। संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग को और मजबूत करें। तेजी से सुधरते रिकवरी के आंकड़े हर रोज़ हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमारे संकल्प को मजबूत करते हैं। थोड़ा सा जीवन शैली और व्यवहार में बदलाव करके आसानी से हम जान और जहान दोनों को बचा सकते हैं। हमारे दो खास मेहमान थे, हम दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। और इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।